गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे पृथ्वी की सतह से लेकर के केंद्र की तरफ कैसे कैसे लेयर में बटा हुआ है और इन सब लेयरों की विशेषता क्या क्या होती है। ये चैप्टर इसलिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पृथ्वी की सतह पे जो भी उच्चावच बने हुए हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो या मैदान हो, या फिर एक हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल पाएगी। इसको बेहतर ढंग से जितना जानेंगे उसके बारे में और डिटेल अच्छे से जान पाएंगे, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए मुख्य रूप से दो स्रोतों पर हम लोग निर्भर हैं, या देख रहे हैं दो स्रोत के माध्यम से ही जानकारी कर पाते हैं। एक तो है प्राकृतिक स्रोत है और दूसरा अप्राकृतिक स्रोत है। एक है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है अप्राकृतिक स्रोत। तो जो प्राकृतिक स्रोत होता है उसमें दो होता है, ज्वालामुखी होता है, भूकंपीय तरंगे होता है, और जो अप्राकृतिक स्रोत होता है इसमें तापमान होता है, दबाव होता है और घनत्व होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अप्राकृतिक स्रोतों के आधार पर कैसे किया जाता है। तो जो तापमान है, तापमान के आधार पर देखते हैं कि पृथ्वी के सतह से लेकर केंद्र की तरफ जाने पर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रति 100 किलोमीटर पे वृद्धि होती जाती है। तो इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह से नीचे जाने पर तापमान में काफ़ी वृद्धि होती जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक स्रोत नहीं है, क्योंकि इससे तापमान के बारे में ही जानकारी मिल पाती है, वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाती है, क्योंकि इस वृद्धि दर से यदि बढ़े तो पृथ्वी के केंद्र तक आते आते इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, लगभग 63,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस यदि वृद्धि दर से देखा जाए तो 63,000 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि ये संभव नहीं है। यदि इतना टेम्परेचर होगा तो ये पूरी स्टेट लिक्विड स्टेट में होगा, तो जो कि संभव नहीं है। इससे एक सामान्य जानकारी ही मिल पाती है तापमान के माध्यम से। दूसरा माध्यम है दबाव। दबाव के माध्यम से ये जानते हैं कि पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर इतना ज़्यादा दबाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है कि उसके आधार पर घनत्व तो नीचे बढ़ते जाता है। तो इसलिए पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग होता है कम घनत्व का होता है और नीचे वाला भाग होता है घनत्व ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो स्रोत है दबाव के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी नहीं दे पाती, एक सामान्य जानकारी ही दे पाती है कि सतह से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है, और इससे ये जानकारी नहीं मिल पाती है कि कौन सा लेयर में कितना घनत्व होता है या किस किस लेयर में बटा हुआ है, पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है। तीसरा है घनत्व के आधार पर हम लोग देखते हैं कि अब चूँकि मानते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व एवरेज घनत्व होता है 5.5 होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5 होता है, जो ऊपरी भाग क्रस्ट घनत्व होता है इसका घनत्व होता है 3.3। जो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 और जो ऊपरी वाला भाग होता है उसका घनत्व होता है 3.3 होता है। इस आधार पर ये इस आधार पर ये देखा जाए तो पृथ्वी का घनत्व और ज़्यादा होना चाहिए इसमें। तो इससे भी एक सामान्य जानकारी तो पता हो पाता है कि पृथ्वी के ऊपर से सतह के भाग से नीचे केंद्र की तरफ जाने पर घनत्व में वृद्धि होती जाती है। लेकिन घनत्व कहाँ पे कितना ज़्यादा पाया जाता है या किस लेयर में पाया जाता है, इससे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती। अंततः पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी के लिए प्राकृतिक स्रोतों पर ही ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी मिल पाई है। उसमें भी जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के माध्यम से ही आंतरिक भागों के बारे में, चूँकि जो ज्वालामुखी नीचे से ही निकलती है और नीचे से निकलती है तो उसको देख करके बताया जा सकता है कि इसका टेम्परेचर वहाँ पे कितना होगा, उसका कौन कौन सा तत्व पाए जाते हैं, उसका घनत्व कितना होता है, ये तो जानकारी मिल पाती है। लेकिन समस्या इसमें ज्वालामुखी वाले में ये है कि ये जहाँ से निकलते हैं, मतलब ये अधिकतम 200 से 3 किलोमीटर की गहराई से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज़्यादातर उद्गार तो स्थेनोस्फीयर से होता है, जो कि 100 किलोमीटर की गहराई पे पाई जाती है। वहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वहाँ से मैग्मा निकलता है, तो वहाँ से निकलता है तो वहाँ उतना ही तक की जानकारी हम लोग को इस ज्वालामुखी के माध्यम से मिल पाती है। इससे अधिक का जो नीचे वाला गहराई है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है कि किस लेयर में बटा हुआ है या इसका टेम्परेचर कितना है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो पाता है। जो सबसे पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी, सबसे सर्वाधिक ऑथेंटिक जानकारी भूकंपित तरंगों के माध्यम से ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि भूकंपित तरंगें पूरे
पृथ्वी के सतह से लेकर कोर होते हुए फिर नीचे वाले भाग में निकलते हैं, उसके एंटी साइड में निकलते हैं भूकंपी तरंगे। तो इस आधार पर इसको सबसे अच्छी जानकारी इसी के माध्यम से हो पाई है। ठीक है, तो इस आधार पर 3 मॉडल का तैयार, ये तीनों प्राकृतिक और अप्राकृतिक मिला करके 3 मॉडल को तैयार किया गया है पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में। पहला जो मॉडल है स्विस महोदय ने दिए थे, स्विस महोदय दिए थे, जो कि रासायनिक आधार पर ये दिए थे, रासायनिक आधार पर इसको जानकारी दी थी। इन्होंने बताया था कि ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में 3 परतें पाई जाती हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है सियोल होता है, सियोल। दूसरा वाला भाग होता है सीमा होता है, और तीसरा वाला भाग होता है निफे बोलते हैं इसको। ठीक है, जो ऊपरी वाला भाग होता है सियोल होता है, सियोल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। दूसरा भाग होता है सीमा होता है, सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम के। ये मिलकर के जो दूसरा भाग होता है मैग्नीशियम का बना होता है, और तीसरा होता है निफे होता है, निकिल और फेरस मतलब लोहा मिलकर के। ठीक है, ये 3 परतें होती हैं, जिसमें पहला सिलिका और एल्युमिनियम होता है, दूसरा सिलिका और मैग्नीशियम होता है, तीसरा निकिल और लोहा के मिलकर के बना होते हैं। ये 3 परतें स्विस महोदय ने बताया था, लेकिन एक सामान्य जानकारी ही इससे मिल पा रही है। दूसरा मॉडल दिया गया था भूकंपी तरंगों के आधार पर। भूकंपी तरंगों के आधार पर 3 मॉडल दिया गया था, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 लेयर में भी इसको भी बांटा गया है। जो पहला लेयर होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दूसरा भाग होता है पाइरोस्फीयर, पाइरोस्फीयर। दूसरा भाग होता है पाइरोस्फीयर और तीसरा होता है बेरिस्फीयर। ठीक है, ये दूसरा मॉडल है जो कि लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर और बैरोस्फीयर के रूप में किया गया है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा एथेंटिक जानकारी नहीं हो पा रही है, एक सामान्य जानकारी ही हो पा रही है कि 3 परतों में बटा हुआ है, बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके लिए बहुत स्पष्ट जानकारी के लिए एक इंटरनेशनल संस्था है IUGG, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसियन जियोफिजिक्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसियन जियोफिजिक्स। इस संस्था ने 3 आधार पर, जो पहले 2 आधार हैं अप्राकृतिक में से तापमान और दूसरा घनत्व के आधार पर दिया गया है मॉडल, और तीसरा है इसमें है भूकंपी तरंगे, भूकंपी तरंगों के माध्यम से। भूकंपी 3 आधार पर ये मॉडल जो दिया गया है, जो कि रिसेंट मॉडल है और सर्वाधिक इस समय के लिए एथेंटिक मॉडल यही है। तो इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि इस मॉडल को कैसे कैसे इसके पृथ्वी के आंतरिक भागों में कैसी कैसी दशाएं पाई जाती हैं और इसकी विशेषता क्या क्या होती है। ठीक है, तो इस मॉडल के आधार पर देखते हैं कि सबसे ऊपरी पर 3 भागों में इसको, पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में डिवीजन किया गया है, या 3 भागों में इसकी विशेषता होती है। जो पहला ऊपरी वाला भाग होता है 0 से 100 किलोमीटर तक क्रस्ट होता है, क्रस्ट, या हिंदी में इसको भूपर्पटी बोलते हैं, भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी या इसको पपड़ी भी बोलते हैं, पपड़ी। हम लोग इसको क्रस्ट ही बोलेंगे क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है।
लेकिन इंग्लिश में इसको क्रस्ट ही बोला जाता है। यहाँ पे क्रस्ट ही करेंगे। तो ये सबसे ऊपरी परत होता है जो कि ठोस होता है, ठोस भागों से मिल करके बना होता है। और इसका घनत्व होता है, जब सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसका घनत्व है 2.2 से लेकर 3.3 तक होता है। ऊपर वाले भाग में 202 होता है और नीचे वाले भाग में 3.3 होता है। ऊपर वाला भाग और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बटा होता है, लोअर क्रस्ट में ये बटा होता है। इसको जो दोनों भाग का डिवीजन करता है कॉनरॉड स्तंभता एक सेल अलग होता है, कॉनरॉड स्तंभता। ठीक है, ये दोनों को बीच में जो डिवीजन करता है, जो कि 11 किलोमीटर गहराई पाया जाता है, कॉनरॉड स्तंभता होता है। इसका तापमान नीचे तक आते आते 800 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 800 से लेकर 1200 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाता है। जब 800 से लेकर 1200 डिग्री टेम्परेचर इस लेयर के नीचे तक आके हो जाता है। इसके बाद से कोर के नीचे जाएंगे, 100 किलोमीटर के नीचे गहराई पे जाएंगे तो वहाँ पे दूसरा लेयर होता है मेंटल, जो 100 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है मेंटल, या हिंदी में इसको प्रवार बोलते हैं, प्रवार। ठीक है, ये 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के गहराई पर होता है। ये पृथ्वी वो कोर, ऊपरी भाग पृथ्वी का जो भाग है, कोर वाला भाग है, उससे मोहविसिक असंबद्धता से अलग होता है। मेंटल मोहरोविसिक असंबद्धता। ठीक है, मोहरोविसिक असंबद्धता से अलग किया जाता है, क्योंकि ये पार्ट सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पर ये फ्रिक्शन होता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो लगभग सेमी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और यहाँ पे भूकंपित तरंगें जो पी वेव होती हैं, वहाँ पर स्पीड इसकी धीमी पड़ जाती है। जो पी वेव होता है, पी तरंगे होती है, स्पीड धीमा हो जाता है। इससे इसको ये जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी बोलते हैं, जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी बोलते हैं। हिंदी में इसको निम्न गति का मंडल बोलते हैं, निम्न गति का मंडल। ठीक है, निम्न गति का मंडल बोलते हैं। ये सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, इसको स्टेनोस्फीयर भी बोला जाता है, स्टेनोस्फीयर भी इसको बोला जाता है, इस लेयर को। स्टेनोस्फीयर। ठीक है, स्टेनोस्फीयर बोला जाता है। यहाँ से ही पृथ्वी के मैग्मा का जनन होता है। क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे पिघले हुए अवस्था हो जाता है, वहाँ से मैग्मा का निष्कासन होता है और वहाँ पे भी मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। मैग्मा चैम्बर वो होते हैं कि जहाँ पर मैग्मा की मात्रा ज़्यादा होती है। हालांकि इस लेयर में तो चारों तरफ मैग्मा है ही, लेकिन कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो वहाँ पर मैग्मा चैम्बर के रूप में इसको जाना जाता है। इसका टेम्परेचर स्टेनोस्फीयर का लगभग औसत टेम्परेचर 1000 डिग्री माना गया है। हालांकि ये 800 से लेकर 1200 डिग्री के टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड में हो सकता है, लेकिन औसत इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। ठीक है, इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये मोहविसिक असंबद्धता, या इसको शॉर्ट में मोह असंबद्धता भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको मोह असंबद्धता भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से नीचे वाला लेयर आता है मेंटल लेयर जो होता है। इसकी विशेषता देखते हैं। ये मेंटल लेयर 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच में होता है। ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। ठीक है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ये भी रेपाती डिसकंटिन्यूटी से अलग होता है, रेपाती असंबद्धता। रेपाती असंबद्धता से अलग होता है, जो कि 1000 किलोमीटर की गहराई पर रेपाती असंबद्धता पाई जाती है। 1000 किलोमीटर की गहराई पर होती है।
इसका तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जो अपर लेयर होता है उसका तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जो कि नीचे वाला लेयर होता है उसको टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ के 3700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है। इसी भाग में एक पाया जाता है 700 किलोमीटर की गहराई पे गॉलिट्सियन लेयर। 700 किलोमीटर की गहराई पे गॉलिट्सियन लेयर पाया जाता है। गॉलिट्सियन लेयर ये एक रशियन भू भौतिक वेत्ता थे। इन्होंने ही इस परत की खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पे ये इस परत का नाम दे दिया गया है। 700 किलोमीटर, ये तो एवरेज इसका 300 से लेकर 900 किलोमीटर तक ये पाया जाता है, लेकिन औसत इसका गहराई इसको 700 किलोमीटर ही माना गया है। ठीक है। गॉलिट्सियन लेयर, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। उसके नीचे वाला जो परत होता है लोअर मेंटल होता है, लोअर मेंटल बोलता है, जिसकी टेम्परेचर होता है 3700 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसका औसत घनत्व होता है 5.5 होता है। ठीक है। तो ये रहा मेंटल। उसके बाद से एक सबसे नीचे वाला जो परत होता है वो कोर होता है, जो कि 2900 किलोमीटर से लेके और केंद्र तक होते हैं। केंद्र तक मतलब 6371 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इसको बोलते हैं कोर, बोलते हैं कोर, या हिंदी में क्रोड बोलते हैं। ठीक है। ये क्रोड की संज्ञा दिया जाता है। ये भी 2 लेयर में बटा हुआ होता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर में बटा हुआ होता है। ये जो कोर वाला पार्ट होता है गुटेनबर्ग असंबद्धता से मेंटल से अलग होता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता से मेंटल और कोर के बीच में डिवीजन होता है, अलग किया जाता है। या कोर कर लीजिए या अपर कोर और लोअर मेंटल के बीच में। क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। केवल तो इतना पूछा जा सकता है कि जो गुटेनबर्ग असंबद्धता होता है किसके किसके बीच में होता है, तो मेंटल और कोर के बीच में भी कर सकते हैं। यदि उससे गहराई से भी पूछे तो लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में ये गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है। ठीक है। इसके जो नीचे वाला भाग होता है, गुटेनबर्ग के नीचे वाला भाग होता है कोर होता है, ये भी 2 भागों में बटा हुआ होता है, अपर कोर और लोअर कोर के बीच में। जो अपर वाला कोर है, यहाँ पे जो एस वेव है, भूकंपी तरंगों की जो एस वेव होता है, एस वेव होता है, एस वेव होता है गुटेनबर्ग असंबद्धता का आते आते ये लुप्त होते हैं, इसके नीचे लुप्त हो जाते हैं। इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि इसके नीचे वाला भाग लिक्विड स्टेट में होता है, इसके नीचे लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि ये एस वेव होता है लिक्विड, वो तरल पदार्थों में नहीं चलती है, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ लुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लिक्विड स्टेट में होगा। लेकिन यहाँ पे दबाव इतना ज़्यादा है, पृथ्वी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि लिक्विड स्टेट में रह पाना संभव नहीं है, इसलिए इसको प्लाज्मा स्टेट में ही माना गया है। प्लाज्मा स्टेट या सेमी सॉलिड माना गया है। प्लाज्मा स्टेट में, प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में माना गया है। हालांकि दोनों, यदि क्वेश्चन आ रहा है कि पृथ्वी का आउटर कोर तरल अवस्था में है तो इसको भी सही माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही दे देता है। हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, और क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दोनों नहीं देगा एक साथ, प्लाज्मा स्टेट या तरल स्टेट दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक ही देगा, तो दोनों को सही माना जा सकता है। ठीक है। ये प्लाज्मा स्टेट में होता है। इसके नीचे जाने पे आउटर कोर और जो इनर कोर होता है एक लेहमान असंबद्धता से अलग होता है। दोनों को जो अलग करने वाली परत है वो क्या है, लेहमान परत होता है। ये आउटर कोर और लोअर के बीच में अलग करता है, जो कि 5150 किलोमीटर की गहराई पे मिलता है। ठीक है। आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाला जो असंबद्धता होता है ये लेहमान असंबद्धता होता है।
ये जितने भी असमर्थताएं हैं उनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग क्रम के रूप में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के ऊपर से लेकर के नीचे तक गहराई तक जाने पर कौन कौन सी असमर्थता पाई जाती है, इसका क्रम क्या क्या होता है। या दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो असमर्थताएं होती हैं किन किन लेयरों के बीच में पाई जाती है, तो उसको बिल्कुल ही कंठस्थ होना चाहिए ये सब क्वेश्चन। ठीक, इसका टेम्परेचर देख लेते हैं। ऊपर से नीचे तक देखते हैं टेम्परेचर कम बढ़ते जाता है। सबसे ऊपर वाले भाग में 800 से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। उससे नीचे वाला भाग में 2000 से 3000 हुआ है। फिर लोअर मेंटल है, वहाँ पे 3700 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। फिर धीरे धीरे क्रम से देख रहे हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे 4300 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जो कि आउटर कोर में है। और इनर कोर में सही या सबसे केंद्र वाले भाग में 4500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है। तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि तापमान और घनत्व दोनों बढ़ते जा रहा है। बढ़ने का क्रम केवल अलग है। जो सबसे ऊपरी भाग होते हैं टेम्परेचर का 2 से 3 डिग्री प्रति 100 किलोमीटर, 2 से 3 डिग्री प्रति 100 किलोमीटर की गहराई पे जो बढ़ता है, ये मात्र केवल 40 किलोमीटर तक गहराई तक ही बढ़ता है। इससे ज़्यादा वृद्धि, इसके आगे जाने पर वृद्धि दर कम हो जाता है, इतना ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो केवल 40 किलोमीटर तक के लिए ही है। तो ये रहा। और ये जो इनर कोर है और ये पूरा कोर वाला भाग है, ये इसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है, निकिल और लोहा की मात्रा। निकिल व लोहा से मिलकर के बना होता है, फेरस यानी लोहा के मिलकर बनाता है। ये यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ लोहा वाला पार्ट ज़्यादा होता है, लोहे में मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जियोमैग्नेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और जो यहाँ वाला भाग है, स्टेनोस्फीयर वाला भाग है, यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का जनरेशन होता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वो जो थर्मल टेम्परेचर वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे स्टेनोस्फीयर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और थर्मल के रूप में वहाँ जियोथर्मल एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। हम लोग जियोथर्मल एनर्जी वाले चैप्टर में इसको बारे में और डिटेल से देखेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है या क्या उसके नुकसान है, कैसे है। फिलहाल के लिए उसके में इतना यहाँ के लिए समझना है कि जियोथर्मल एनर्जी का जनरेट यहीं से होता है। ठीक है, तो ये रहा पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में एक सामान्य जानकारी है। और यहाँ से संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। बाकी इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक अगले एपिसोड में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।